नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक गवर्नर। ठीक है। सो गवर्नर आपके स्टेट में होते हैं। दिस ईयर ऑल्सो मैंने आप लोगों से कहा था कि गवर्नर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इस साल बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं गवर्नर के रूल के ऊपर, उनके डिक्टेटोरियल व्यवहार के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन भी किया था। डीएनएस में सारे डिस्कशन हम लोग किए थे। इनफैक्ट डीएनएस में तो आई रिमेम्बर इतने बार गवर्नर को मैंने डिस्कस कर लिया कि गवर्नर के ऊपर तो अलग से वीडियो बनाने के लिए मुझे स्लाइड की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सारे के सारे सब याद है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ गवर्नर, क्या है, कैसे है, क्यों है। बट बिफोर दैट आप लोग से ये बोलना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, आपका जो स्टेट मशीनरी है उसके अंदर, जैसे आपका जो सेंट्रल मशीनरी था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेसिडेंट है और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था कि उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। सो वो एक छूट गया, वो एक चीज़ छोड़ दिया जाए। और सेम आपके यहाँ पे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं और उनके बाद नीचे होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ओके। सो चीफ मिनिस्टर के जितने भी पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, इट इज़ मोर और लेस इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का पूरे भारत में जो अधिकार, मतलब जो जो फंक्शनिंग कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर पूरे पूरे स्टेट्स में वो सारे के सारे फंक्शनिंग करते हैं। एक्सेप्शन आ देर आर, छोटे मोटे एक्सेप्शन है बट उनको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मीकांत में सब दिए हुए हैं। ओके। एंड गवर्नर को हम लोग डिस्कस स्पेसिफिकली इसलिए करें क्योंकि इनका रोल ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जैसा है, लेकिन प्रेसिडेंट जैसा पूरी तरीके से नहीं है। मैक्सिमम 80% आई वुड से कि 80% आपका प्रेसिडेंट कॉपी पेस्ट होते हैं आपके गवर्नर में। ठीक है। लेकिन ऐसा जो 20% है, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे इस 20% में से कई सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सो दैट इज़ वाई वी विल स्टिक टू द सारे के सारे गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एज आई सेड, सीएम का पीएम के बराबर होता है, तो सीएम का आप लोग देख लीजिएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आया है तो पीएम के ऊपर ही आया है, सीएम के ऊपर मुझे नहीं याद आ रहा कि आए गए। सो गवर्नर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल मूव आगे। ओके। पता नहीं क्या हो जाता है आजकल, इतना सो भी नहीं पा रहा फिर भी नींद आ रही है, तो सो ही नहीं पा रहा तो नींद कहाँ से नहीं आएगी। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि आपके सेंटर में है वैसा ही आपके स्टेट्स में कहा गया है। ठीक है। मतलब जैसे कि आपका वेस्टमिंस्टर टाइप का आपका गवर्नमेंट, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको कहा था, वो आपका जैसा आपने यूनियन में कॉपी पेस्ट किया है वैसा सेम टू सेम आपके यहाँ पे स्टेट्स में किया जाता है। ठीक है। सो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो आपके गवर्नर जी होंगे। ओके। यहाँ से यहाँ तक का जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 153 से 167 तक का जो आपका स्टेट से डील करता है, उसके अंदर आपके मेंशन किया गया है गवर्नर, जो कि एक ट्यूटिलर हेड होता है, जैसे कि उसमें था नॉमिनल हेड जो मैंने बताया था, और चीफ मिनिस्टर हु इज द एक्चुअल हेड, रियल हेड। ओके। नेक्स्ट, गवर्नर को देखा जाए तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उनके वजह से इनको कहा जाता है ही इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ही इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन वगैरह, इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए आप लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ गवर्नर के लिए ऐसा कोई रोल नहीं है। इनका जस्ट अपॉइंटमेंट किया था किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहती है उसको गवर्नर बना देती है। ओके। उसका क्वालिफिकेशन आगे हम लोग देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, इनके पोस्ट के नीचे कोई डेप्यूटी वाइस गवर्नर जैसा कुछ पोस्ट वगैरह नहीं होता, जैसे कि आपके वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर, उसके नीचे कुछ भी नहीं, सीधा सीएम आ जाएगा। ठीक है। तो बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। गवर्नर अगर मर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई डेप्यूटी गवर्नर नाम का कोई व्यक्ति उनकी जगह पे बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। नया गवर्नर बना दिया जाएगा टाइम बिंग के लिए। ओके। सो इस तरीके से किया जाता है राइट ना। यही आपका प्रोसीजर है। नॉमिनेटेड गवर्नर होने की वजह से इनको एजेंट ऑफ द गवर्नर, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इनका एक प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है। ओके। मतलब इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसा भी इलेक्शन हो, वो नहीं किया जा रहा। सो दैट इज वाई वी कैन से कि ये जो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, ये पूरे के पूरे स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी काम कर रहा है। और ही इज नॉट
इलेक्टेड, ठीक है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। सो एक तरीके से एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे भेजा हुआ है कि कामकाज देखते रहिए, ठीक है, इस तरीके से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आते हैं तो आपका आर्टिकल बोलता हूँ 1858 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर, जस्ट आफ्टर द 1857 का रिवॉल्ट के बाद हम लोग ने जो काम स्टार्ट किया था, तो गवर्नर का पोस्ट काफ़ी पहले से था, ऐसा नहीं है कि इससे बनाया गया। गवर्नर का पोस्ट पहले से था, बट डिवोल्यूशन ऑफ द पावर जो स्टार्ट होता है वो आपके 1858 से स्टार्ट होता है। आप लोग से जो भी मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं वो हम लोग ने हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए सारे के सारे, और मैंने आपके इस क्या बोलते हैं पॉलिटी के प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट की थी कि उन सबको देख के तब यहाँ पे आइएगा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से क्लियर हो चुका रहेगा ऑलरेडी, कि कहाँ से हिस्ट्री से कैसे आपका पॉलिटी इवॉल्व हो रहा है। सो ऑलरेडी हो चुका है, तो होप करता हूँ आप लोगों ने उसको देखा होगा, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारा डिस्कशन वगैरह किया था। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के अंदर आपके गवर्नर्स को पावर्स वापस से डिवॉल्व किए गए। इससे पहले धीरे धीरे इनसे पावर्स छीने जा रहे थे और गवर्नर जनरल को पास ऑन किया जाता है, वो सब चीज़ें बंद करके वापस से डिवोल्यूशन ऑफ द पावर स्टार्ट किया गया था बाय द 1858 के आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट, मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में जो किया गया, इसके थ्रू हम लोग ने एक रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट किया कि भाई एक थोड़ा सा प्रोविंशियल, थोड़ा थोड़ा उनको ताकत देते रहो, इनके अंदर अलग अलग सेक्शंस बना दिए कि भाई इन लोगों को थोड़ा अपने मर्जी से काम करने दो, ठीक है। एंड आपके ये जो मर्जी वाला काम था, ये धीरे धीरे करके आपके 1935 के अंदर जाते जाते प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कर दिया कि भाई आप पूरी तरीके से स्वायत्त हो, जैसे भी आपको करना हो, सॉरी, जैसे भी आपको करना हो आप वैसे कीजिएगा। आपका आप पूरी तरीके से अलग हो, ठीक है। गवर्नर हेडेड बाय द आपका जो स्टेट मशीनरी है, प्रोविंशियल मशीनरी है, वो अलग से काम करेगा। आपके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं है। ओके, इस तरीके से, हालांकि ये बोला गया था करने के लिए अलग चीज़ थी। ओके, नेक्स्ट, हम लोग ने ये 1847 के बाद क्या किया गया, हालांकि इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये टाइम बीइंग के लिए था। उसके बाद फिर हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल्स की तरह हम लोग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई गवर्नर इज द चीफ हेड ऑफ द, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉमिनल, आई एम रियली सॉरी, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गवर्नर जो है वो आपके नॉमिनल हेड है आपके पूरे के पूरे स्टेट के, ठीक है। और जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो आपके रियल हेड है। सो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखिएगा कि बार बार मतलब शॉर्ट में प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर जब प्राइम मिनिस्टर अपना सजेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मानते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से काम यहाँ पे भी होगा। गवर्नर को कौन सलाह मशवरा देगा, आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट देंगे, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, और उनके कहे के अनुसार इनको चलना होता है। नेक्स्ट, आपका जो आर्टिकल 154 है वो मेंशन करता है कि भाई आपका जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे पूरे स्टेट का, वो किसके अंदर वेस्टेड है, आपके गवर्नर के अंदर वेस्टेड है। दैट मीन्स जैसे कि आपके प्रेसिडेंट के अंदर सारे के सारे पावर नहीं थे, हम लोग ने देखा था कि भाई उसके अंदर जितने भी मतलब ट्रीटी कन्वेंशन कुछ भी साइन वगैरह करना हो या किसी को बुलाना हो, समन करना हो, आपको मैंने गेजेटेड ऑफिसर्स का एग्जांपल भी देके बताया था कि जब आप लोग डीएम बन जाओगे तो आपका जो भी कॉल लेटर आएगा या ट्रांसफर लेटर आएगा, पोस्टिंग लेटर आएगा, वो सब कुछ आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन रहेगा, ठीक है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट विल बी द मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव पावर सारा का सारा इन्हीं के अंदर निहित है। ओके, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 2 पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गवर्नर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे पावर्स को असब कर ले, ऐसे मतलब नहीं कर सकते कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास सारा का सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर का वेस्टमेंट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेरे अंदर किया गया है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का सारा काम मैं देखूंगा, आज से ये बंद हो जाता है, ऐसे नहीं कर सकते। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है या अदर अथॉरिटीज है जो कि लॉ के थ्रू बनाए जाएंगे, वो अलग ही काम करेंगे, इनके ऊपर कोई भी मतलब इनके ऊपर गवर्नर का कोई भी ऐसा रोल नहीं होगा कि गवर्नर इनके ऊपर बैठे हुए हैं अपने मर्जी से काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होगा कि भाई किसी भी तरीके से नई अथॉरिटीज बनाना या नई किसी पुरानी अथॉरिटी को कोई भी काम वाम दिया जा सकता है, गवर्नर के अंडर उनको अपॉइंट किया जा सकता है, नई अथॉरिटी बना सकते हैं, पुरानी अथॉरिटी को नया काम दिया जा सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 163 के अंदर मेंशन किया गया आपके चीफ मिनिस्टर का होना, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड की तरह होंगे, और वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर करेंगे। ओके, आपका वहाँ पे 74 था, आई रिमेंबर 74 था आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए था, ठीक है। एंड 164 के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे हम लोगों ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लोकसभा देखा था, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो गवर्नर जैसे मैंने बताया इनका ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं नॉमिनेशन के थ्रू ऐसा किया जाता है, हालांकि नॉमिनेशन इज नॉट द राइट टर्म, अपॉइंटमेंट इज द राइट टर्म, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देता है इनको अपने मर्जी से, किसी भी व्यक्ति को क्या बोलते हैं ये अपॉइंट कर सकते हैं। So that is why he is called as a nominee of the central government or agent of the central government, इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है इनको बनाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब एकदम वेग वेग सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा आपके कोई भी मतलब इनके ऊपर क्या कह सकते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट के अधीन, मतलब प्रेसिडेंट किसी को भी अगर अपॉइंट करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब क्राइटेरिया जैसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिंपली ऐसा है कि भाई जिसको प्रेसिडेंट जी चाहेंगे उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है, इट इज मतलब ऐसे देखा तो जाएगा कि देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जिसको मर्जी है उसको अपॉइंट कर देना है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट द केस एवरी टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब ये ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है वो किसी भी तरीके से मतलब एम्प्लॉयमेंट जैसा नहीं है, यस राइट टर्म ये है कि एम्प्लॉयमेंट जैसा नहीं है। जैसे कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया जाता है तो इट इज़ अंडर द एम्प्लॉयमेंट ना, वो तो कोई किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। जैसे अगर इन्होंने किसी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है तो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, बट इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई नौकरी नहीं है कि हाँ नौकरी करने के लिए आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे वैसे कुछ होगा, ऐसा नहीं। इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर क्या बोलते हैं जिसका अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बाकी ये किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर नहीं है, किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, ये इज़ द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नेक्स्ट, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि क्या दिया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि गवर्नर को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा आपके क्या बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया एंड फिर जो करंट सिस्टम है उसको लिया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चन का आंसर देना हो तो सपोज कीजिए जो मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि गवर्नर एक तरफ है एक तरफ सीएम है, ठीक है। तो सीएम भी इलेक्ट होके आने वाला है क्योंकि वो भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने वाला है, एंड गवर्नर जो है वो एक तरीके से नॉमिनल फिगर है, ठीक है। ओके, और इनके लिए भी अगर हम लोग ने इलेक्शन करा दिया, इनके लिए भी अगर इलेक्शन करा दिया तो एक तो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगेगा गवर्नर के लिए, ओके। एक बार लगेगा आपके सीएम के लिए, पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ताम झाम वो सब करना, वो सब होगा। एंड अल्टीमेटली आप गवर्नर को पावर क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं। सारा का सारा पावर किसके पास है, सीएम हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, ओके।
सो सारा का सारा पावर तो इसके पास है, तो बेटर है कि इनको तो इनडायरेक्टली इलेक्शन किया जा सकता है, बट इवन इनडायरेक्ट इलेक्शन इनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर कराना होगा तो फिर ये अलग ही तरीके से यहाँ पे जो सीएम होगा, जिसकी लार्जेस्ट पार्टी होगी, वो जिसको मर्जी चाहेगा उसको गवर्नर बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे गवर्नर किसको भी बनाना होगा तो वो सीएम जिसको चाहेगा उसको बना देगा, तो अपनी मर्जी के व्यक्ति को बनाएगा। सो वी डोंट वांट कि इसके वजह से क्या होगा कि सब अपना अपना पता चल रहा है कि एक एक स्टेट अपनी मर्जी का कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गवर्नर भी उसका है, उसका स्टेट भी उसका चीफ मिनिस्टर भी उसका है, और अपनी मर्जी से सारा का सारा काम किया जा रहा है। सो इट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस। ओके, दैट इज वाई हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने कैनेडियन मॉडल को अपनाया। ठीक है, एक्चुअली जैसे अमेरिकन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल में आपका जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नर ऑफ द ये स्टेट वो स्टेट क्या बोलते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होता है। लेकिन कैनेडियन मॉडल में हमारे के जैसे जैसे हमारे यहाँ पे होता है उस तरीके से होता है कि वहाँ के जो गवर्नर जनरल मतलब वहाँ पे गवर्नर जनरल होते हैं। सो गवर्नर जनरल जो है वो आपके गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस को इलेक्ट अपॉइंट करते हैं। ओके, सो ये एक्चुअली में जो चीज़ देखी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जो कि कनाडा मतलब कनाडा ने कॉपी पेस्ट किया था। और फिर हम लोग ने कनाडा वाला अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, तो हम लोग वी से कि हम लोग ने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है, बट एक्चुअली में हम लोग ने लिया यहीं से। ओके, सो दिस इज द सिस्टम, इस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दिस इज द मोस्ट, बस दो ही आपके इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन दिए गए जो मैंने आपको बताया कि भाई क्वालिफिकेशन वगैरह इतने वेग है कि कोई भी बन सकता है। ओके, सो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स का एज होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा दो कन्वेंशन है, याद रखिए कन्वेंशन है, रूल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको बाईपास किया जा सकता है। ओके, सो दिस आर कन्वेंशन। फर्स्ट, वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जिस स्टेट के लिए वो अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि वो लोकल जो राजनीति हो उससे दूर हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब अपॉइंटमेंट होने लगेगा गवर्नर का, तो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्लॉजेस हर केस में वैलिड नहीं होते। ठीक है, जनरली ये वाला तो पक्का ही बाईपास किया जाता है, एंड ये वाला इसका मतलब इसको तो फिर भी मान रख देते कि हाँ भाई चलो ऐसा कर देते, नहीं तो फिर पता चला झगड़ा वगड़ा करने लगेंगे। ओके, अदर क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, मतलब ये भी कन्वेंशन ही है, मतलब ऐसा होगा तो बेटर होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, सो ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द ये सब मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला। ओके, तो दोनों आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156 के अंदर मेंशन किया गया। ओके, सो ही इज द मतलब ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर है उसी तरीके से प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्लॉज इसमें दिया है। साथ ही साथ इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि ये 5 साल के लिए रह सकता है। ठीक है, गवर्नर के लिए दोनों केस रखा गया है। आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या रखा गया था, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रखा गया था, ये मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन हम लोग ने पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से ये जाना है कि 5 साल तक तो रह ही सकता है, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट भी मेंशन किया है और यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल भी मेंशन किया है। इवन देन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन मोर सुपियोरिटी। ओके, सो इसमें मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ भाई इनको रखने लायक है तो रखा जाएगा, नहीं रखने लायक है तो निकाल दिया जाएगा। एक्चुअली प्रेसिडेंट के एवज में कौन करता है आप लोग जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बाबा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ओके, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 158 के अंदर मेंशन किया गया। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसको तो मेंशन किया, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, इट इज दो आई हैड सेड कि क्या बोलते हैं, ये एक कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, इसको बाईपास किया जा सकता है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बाद में केस चल जाएगा। ठीक है, तो बाद में आपको फजीती झेलनी पड़ेगी, तो बेटर है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप पहले से मतलब होल्ड ही मत करो ना। सो फर्स्ट केस में आपको क्या बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना, यही सेम केस में आपका यहाँ पे मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो सकते और आप लेजिस्लेचर के भी किसी भी तरीके से मेंबर नहीं हो सकते। ओके, एंड सेकंड है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम वैसा का वैसा है, इन दोनों केसेस में अगर आपने हेल्ड करके रखा है तो आपको सीट वेकेट करनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट सीट वेकेट कीजिए या फिर आप क्या बोलते हैं गवर्नरशिप से इस्तीफा दीजिए, आपको दोनों में से एक चुनना रहता है। ओके, जनरली सीट वगैरह ही लोग वेकेट कर देते हैं, गवर्नर का पद कौन छोड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट, इनको ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जाएगा, बहुत सारे अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती है, टेलीफोन, घूमने फिरने के लिए आपको एरोप्लेन से पता नहीं रियायती दर पे क्या होता है, टिकट्स वगैरह पता नहीं, मेरे ख्याल से फ्री भी होते होंगे, जो भी होता होगा। सो वो सब भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा एक गवर्नर को दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है कि एक गवर्नर एक स्टेट का ही गवर्नर होगा। एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, आपके अलाउंसेस अम्यूजमेंट्स वगैरह जो होंगे वो सारे के सारे आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जा सकते हैं, और उसी में से आपको दिया जाता है, जो भी फंडिंग वगैरह देनी होगी वो उसके बेसिस पे दिया। रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो रिमूवल प्रोसेस, इसमें कोई आर्बिट्री कोई ऐसा रिमूवल प्रोसेस दिया नहीं गया है कि कोई ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए। जस्ट सिंपल, मैंने आपको जो बताया, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ भाई ये सही से काम नहीं कर रहा है, इनको निकालने की जरूरत है, तो ही कैन रिमूव। ऑल्सो इनके पास रेजिग्नेशन का भी ऑप्शन होता है, वो तो सभी के पास होता है, तो रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ भाई ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इनका काम गड़बड़ है, ये सब सही नहीं चल रहा, तो वो इनको निकाल सकते हैं, ओके। हालांकि ये जो आपके कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्स है, उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि भाई कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे रीजंस होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट सो के उठे आज कुछ तूफानी करते हैं और उन्होंने गवर्नर को निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ऑल्सो ये भी चेंज रखा गया आपके कि भाई अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि भाई एक पार्टी का गवर्नर, मतलब पिछले पार्टी, सॉरी, पिछले सरकार ने कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट करके रखा, नई पार्टी ने अगर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, तो पुराने गवर्नर्स को सबको छुट्टी, ऐसा नहीं कर, ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए, बट होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ओके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये एक थोड़ा सा हमको जानना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है आपके गवर्नर का पोस्ट का, आखिर इसको बनाया क्यों गया है, जब इनका तो कोई रोल है भी नहीं कुछ खास, नहीं, सिर्फ दखल अंदाजी करते हैं मोस्टली आजकल। सो फर्स्ट, ओवरसीइंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा केस जब आपका जब टाई अप हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, जब वो कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिशंकु सरकार बन जाए, ओके, मतलब हंग असेंबली बन जाए, जिसमें किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है। सो इन दैट केस वो चाहे तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं भाई चीफ मिनिस्टर का पद अपना ग्रहण कीजिए और जल्द से जल्द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कीजिए, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर ब्रेकडाउन हो जाती है, आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन, और इसी के अंदर मेंशन किया गया आपका प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। सो ये कौन करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो ये कौन सजेस्ट करता है, आपके गवर्नर सजेस्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये चेन ऑफ कमांड की तरह काम कर रहा है ना, आपका सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक की तरह काम कर रहा है। सेंटर में क्या चल रहा है स्टेट को नहीं पता, स्टेट में क्या चल रहा है सेंटर को नहीं पता, तो बीच में कोई तो लिंक होना चाहिए, तो ये लिंक कौन है, आपके गवर्नर साहब है, ठीक है। इसीलिए इनको एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये कभी भी चाहे तो किसी बिल्स को अगर इनको लगता है कि हाँ भाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट टू लुक, इस बिल के ऊपर उनका ध्यान जाना चाहिए, प्रेसिडेंट का ध्यान जाना चाहिए, तो वो चाहे तो उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा वो रेगुलर बेसिस पे ऑर्डिनेंसेस वगैरह भी प्रोमलगेट करके काम चलाते रह सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो, ओके। सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग। इसके अलावा ये सब ये तो आपका गवर्नेंस को कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। एक्चुअली कंटिन्यूटी बना के रखने का काम कैसे करते हैं वो भी आप लोग एग्जांपल में बताता हूँ। अभी रिसेंटली इवेंट्स वगैरह हुए थे तो उससे मैं एग्जांपल ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि महाराष्ट्र में एक सरकार बनी हुई थी और उन्हीं सरकार के अंदर फिर टूट फूट करके फिर नई सरकार बन गई, ठीक है। सो ये जो क्या बोलते हैं इंटेग्रम पैदा हो जाता है, इसमें झगड़ा वगैरह आपस में चलता रहता है, इस बीच में मीडिएटर का कौन कौन काम कौन करता है, तो ये गवर्नर का काम होता है, ठीक है। जनरली ऐसा आजकल तो है, आपस में इन लोग आप सुलह मशवरा करके सब खत्म कर लेते हैं, लेकिन गवर्नर का एक्चुअल काम होता है कि भाई ये इश्यूज वगैरह जो होते हैं इनको रिजॉल्व करने की, ताकि गवर्नमेंट फॉर्म रहे, गवर्नमेंट टूटे नहीं, गवर्नमेंट हमेशा रहनी चाहिए, ओके। दिस इज द जॉब ऑफ गवर्नर, ओके। हाँ, लेकिन ये जो इलेक्शन पार्टी का चिन्ह वो सब का जो इश्यूज होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है, वो गवर्नर नहीं देखते, ओके। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, तो सेम जैसा आपका प्रेसिडेंट के पावर्स है वो सारे के सारे पावर्स आपके गवर्नर के पास होते हैं, बस एरिया खत्म हो जाता है। जैसे प्रेसिडेंट का पूरे के पूरे भारत के लिए है, इंडिया के लिए पूरा का पूरा इंडिया प्रेसिडेंट के लिए है, उसी तरीके से आपके गवर्नर के लिए आपका स्टेट्स हो जाता है, ठीक है।
तो एक स्टेट के अंदर जो जो चीज़ होगी वो सारा का सारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके जहाँ इंडिया था वहाँ पे स्टेट कर दो, ठीक है। सो सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके अंदर वेस्टेड है, आपके गवर्नर के अंदर है, ओके। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने जितने भी ऑफिसर्स वगैरह उनके थ्रू आपने इस पावर्स का यूज करते हैं, ओके। मिनिस्टर्स ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो इससे सबॉर्डिनेट होते हैं, इनके ही प्लेजर के ऊपर वो सारे के सारे अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो आपके गवर्नर का है वो सारे के सारे मैटर्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स, स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है, ओके। नेक्स्ट, जितने भी एग्जीक्यूटिव आपके ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होना चाहिए, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए, इज एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर्स, इंस्ट्रूमेंट, जितने भी चीज़ें हो रही है आपके स्टेट के अंदर वो सब कुछ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नर, उन्हीं के थ्रू होता है, ओके। नेक्स्ट, ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सबको अपॉइंट करने का काम करते हैं आपके गवर्नर। लास्टली बट नॉट द लिस्ट, इसी की वजह से इस वक्त बहुत न्यूज में चल रहा था कि ही इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी के ये चांसलर होते हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग को याद होगा कि केरला में इशू चल रहा था चांसलर को हटा देने का, जो वहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, उनको हटाने का जो बात हुआ था, तो ये इशू इम्पोर्टेंट में था, ओके। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है, ओके। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, सो लेजिस्लेटिव पावर, आपका गवर्नर जो है वो आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है आपके प्रेसिडेंट जी, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के क्या बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट है आपके गवर्नर जी। नेक्स्ट, ही कैन गिव द असेंट टू द बिल्स, बिल्स को असेंट कर सकते हैं, जो भी बिल्स वगैरह आते हैं वो सबको असेंट करते हैं, समन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं आपके स्टेट असेंबलीज को। नेक्स्ट, इनके पास अधिकार है एड्रेस करना स्टेट लेजिस्लेचर को इन द फर्स्ट, आपके फर्स्ट जो आपका फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन, फर्स्ट बैठक सिटिंग जो होती है उस दिन, और साथ ही साथ नई जब आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसका जो फर्स्ट सिटिंग होता है उस दिन, ओके। 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके। ये एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। गवर्नर रिपोर्ट्स, जितने भी आपके डेटा फैक्ट्स वगैरह जो भी आते हैं वो सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखने का काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये एक मेंबर को ही याद रखिएगा, एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपके नॉमिनेट करते हैं स्टेट असेंबली में, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। आपको मैंने वहां पे बताने वक्त बताया था कि जो एंग्लो इंडियन का जो क्लॉज है वो आपके पार्लियामेंट में खत्म हो चुका है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक मेंबर को, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में एज ए नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे चुना जाता है, ओके, चुना नहीं, अपॉइंट किया जाता है, ओके। फाइनेंशियल पावर तो सेम वैसा का वैसा जैसे वहाँ पे था। मनी बिल इनके मतलब साइन के बगैर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इनके गो अहेड कहने के बगैर इसको नहीं किया जा सकता, ओके। नेक्स्ट, जितने भी ग्रांट्स वगैरह आपके स्टेट लेजिस्लेचर में पास किए जाएंगे उनको गवर्नर के एसेंट मिलने के बाद ही पैसे मिलेंगे, ऐसे एसेंट नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलने वाले, ओके। नेक्स्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट हम लोग कॉमनली कहते हैं, वो भी सारा का सारा ले डाउन करना, उसके ऊपर जो भी मतलब क्या बोलते हैं आपके लेजिस्लेचर के सामने उसकी बातचीत वगैरह, वो सब कुछ होने से पहले आपके गवर्नर जी का सिग्नेचर चाहिए होता है कि हाँ भाई आप बजट को पेश कर सकते हो, ओके। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, उसके मतलब चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ओके। जुडिशियल पावर की बात की जाए, ये अपॉइंट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को। बाकी आपके हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हाई कोर्ट के जजेस वगैरह और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भी होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनको ये करते हैं गवर्नर, ओके। आर्टिकल 1 आर्टिकल 217 के अंदर ये जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जिस जिस व्यक्ति से चाहे, मतलब स्टेट हाई कोर्ट के जितने भी जजेस से चाहे उससे कंसल्टिंग वगैरह कर सकता है, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ओके। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर करते हैं ऑफिस ऑफ मतलब आपके हाई कोर्ट जजेस को, मतलब ओथ ऑफ सिक्रेसी या ओथ ऑफ ऑफिस जो दिलाने का काम होता है वो आपके गवर्नर साहब करते हैं, ओके। नेक्स्ट, आपके अपॉइंटमेंट, ये इतना कुछ खास नहीं, चलिए।
पार्डनिंग पावर, ठीक है। पार्डनिंग पावर की बात करें, हम लोग प्रेसिडेंट के उसमें देखा था कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारे पार्डनिंग पावर है। पार्डन करना मतलब उनको पूरी तरीके से एब्जॉल्व कर देना कि भाई आपने कोई गलती नहीं की है, जाओ आप बहुत ही मतलब दिव्यात्मा हो, आपकी जैसा कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ था, जस्ट लाइक विकास पांडे, आप एकदम से महान हो, ठीक है। आपको पार्डन किया जाता है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास वो सब पावर्स है। तो सेम वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट आपके गवर्नर के पास भी है। मैंने बताया था कि गवर्नर के पास कुछ कुछ चीज़ों में नहीं है, जैसे कि डेथ सेंटेंस में नहीं है, तो हम लोग नीचे वाले में 3 क्लॉजेस जो हैं वो देखेंगे, ओके। आपका पार्डनिंग पावर आपके 161 में मेंशन किया गया कि पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये सारे के सारे कर सकते हैं। सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट वगैरह कर सकते हैं आपके क्या बोलते हैं गवर्नर साहब, जस्ट लाइक आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो जो कर सकते हैं वो सारा का सारा ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन कौन से केस में। फर्स्ट, प्रेसिडेंट का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे भारत के ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन गवर्नर का सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर लागू हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ये जो आपके पार्डनिंग पावर है वो डेथ सेंटेंस तक पहुंच जाता है, मतलब डेथ सेंटेंस अगर किसी को दे दिया तो उस केस में भी आपको क्या बोलते हैं पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आपके गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के पास कोर्ट मार्शल के केस में भी आपके पनिशमेंट्स को पार्डन करने का अधिकार है, लेकिन आपके गवर्नर के पास ऐसा अधिकार नहीं है, ओके। डिस्क्रिशनरी पावर, तो आपके आर्टिकल 163 के अंदर मेंशन किया गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इम्प्लीमेंट हिज ओन डिस्क्रिशनरी पावर ओनली इन 2 केसेस, ठीक है, 2 केसेस में कर सकते हैं। जो फर्स्ट केस है उसके अंदर मल्टीपल केसेस है, ये भी बताया था। यहाँ पे जो मेंशन किया गया 7 केसेस, तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर आपका चूजिंग द सीएम, अगर लगता है कि भाई सीएम जो है वो चूज नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, इन दैट केस आपके सीएम का चूज करने का जो प्रक्रिया है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है, आपके गवर्नर के पास। जनरली गवर्नर क्या करता है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा एमपी सॉरी एमएलए जिन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आइए और आप बनाइए, सरकार बनाइए, और फिर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करके इसको जल्द से जल्द शो कीजिए कि आपके पास बहुमत है, आपके पास मेजोरिटी, ओके। नेक्स्ट, मेजोरिटी को टेस्टिंग करने का जो पावर है वो भी आपके गवर्नर के पास है। गवर्नर ही कॉल करते हैं कि भाई अपनी मेजोरिटी को प्रूव कीजिए, ओके। नेक्स्ट, सीएम को डिसमिस करना, अगर ऐसा हो जाता है कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास कर दिया जाता है और सीएम बोलता है कि मैं रिजाइन ही नहीं करने वाला, तो चाहे तो गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन डिसमिस हिम, ओके। असेंबली को डिसॉल्व करने का भी अधिकार इन्हीं के पास है, हालांकि ये आपके सीएम के कंसल्टेशन से करते हैं, ठीक है। सीएम जब तक नहीं बोलता तब तक नहीं करता, अपने मर्जी से नहीं कर सकते, ओके। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 356, ये भी करने का अधिकार किसके पास है, आपके गवर्नर जी के पास है, कि भाई उनको लगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, आई शुड रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल टू द प्रेसिडेंट, तो वो रिकमेंडेशन भेज देंगे प्रेसिडेंट रूल के लिए, और प्रेसिडेंट उनको फिर जैसा करना चाहिए वैसे करेंगे, ओके। प्रेसिडेंट के लिए कुछ कुछ बिल्स को रिजर्व करने की जो बात है ये भी इनके डिस्कशन पे आता है। कुछ कुछ बिल्स जो कि आपके स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं उसको ये चाहे तो रिजर्व करके रख सकते हैं आपके प्रेसिडेंट के लिए, कि भाई प्रेसिडेंट जी आप देखिए इसमें क्या करना है, मुझे इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके। नेक्स्ट, ये चाहे तो बिल्स को लेजिस्लेचर के पास वापस से रीविजिट कंसिडरेशन के लिए वापस से भेज सकते हैं, बट ये एक ही बार हो सकता है, एज यू नो कि एक ही बार किया जा सकता है, और ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट, एक केस में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि इस केस में डिस्क्रिशनरी पावर तो लगाना ही लगाना है। कौन सा केस है? हाई कोर्ट की पावर के अंदर कोई इंफ्रिंजमेंट कर रही है अगर स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कुछ लॉ बनाते हैं जिसके थ्रू हाई कोर्ट के पावर का इंफ्रिंजमेंट किया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पावर के अंदर कुछ तो दखल अंदाजी करती है अगर, इन दैट केस गवर्नर शुड रिजर्व दैट बिल जो है वो आपके प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखेंगे, ओके। नेक्स्ट, इस केस में, ये जो सेकंड केस है, इस केस में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होती है कि भाई गवर्नर को अपना डिस्कशन यूज नहीं करना चाहिए था, गवर्नर ने ये डिस्कशन यूज करके गलत काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, तो इसके ऊपर वर्डिक्ट कौन सुनाएगा, सही किया गलत किया, ये कौन सुनाएगा? ये गवर्नर खुद ही करेंगे, ठीक है। ये इनके पास एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि मैंने सही किया या गलत किया वो मैं खुद ही बताऊंगा, ठीक है। आप लोग समझ ही सकते हैं आंसर क्या आने वाला है उसका, कि मैंने हमेशा सही काम किया, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, ओके। वही आपका वैलिडिटी, अगर कुछ मतलब अगर इस दौरान इन्होंने कोई भी काम वगैरह किया और ऐसा सिद्ध होता था कि ये गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, इनके जो भी काम है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनको कोई भी अबॉलिश नहीं कर सकता, ओके। जो भी इनका काम होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट, लास्ट,
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और वीटो पावर, दो तरीके के पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपके प्रेसिडेंट जी के पास था 123 के अंदर, सेम आपका 213 के अंदर मेंशन किया गया है आपके गवर्नर जी के पास कि ऑर्डिनेंस का पावर इनके पास दिया। सेम वही सब क्लॉजेस जब बोथ द सदर्न बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट, या सिंगल अगर लेजिस्लेचर वाला है, सिंगल हाउस वाला लेजिस्लेचर है, तो इवन इन दैट केस वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली अगर फंक्शनिंग नहीं है, छुट्टी पे है, रिसेस मना रही है, तो इन दैट केस गवर्नर चाहे तो आपके ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। ओके, वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, तो वीटो पावर मैंने आप लोगों को बताया था आपके प्रेसिडेंट के केस में वही सेम टू सेम वीटो पावर है, बट एक एक्स्ट्रा दिया गया इनके पास, क्या, मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट के केस में नहीं था। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, ही मे गिव हिज एसेंट। ठीक है, पहला केस उनके पास ये था, वो अपने एसेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से इनके पास क्या हो जाएगा कि भाई ये एक्ट बन जाएगा। ओके, ये चाहे तो विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट, ठीक है, विथहोल्ड कर सकते हैं, तो इसके केस में ये पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं, पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये विथहोल्ड ऑफ एसेंट कर सकते हैं, या फिर आपका सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं कि भाई मैंने क्या बोलते हैं एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस से भेज दिया। ये जो सेकंड थर्ड वाला है, जो ये वाला रिकंसिडरेशन, ये आपका सस्पेंसिव वीटो हो गया। ठीक है, और विथहोल्ड कर लिया तो आपका एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा, पॉकेट वीटो हो जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन या आपके प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, लेकिन आपके गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा दिया गया, वो है आपका रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो चाहे तो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ये आपके प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए बाय।